हेलो दोस्तों। सब लोग कैसे हो? दोस्तों, जो सीबीएसई का सैंपल पेपर था हमने वो स्टार्ट किया था। सेक्शन 1 कंप्लीट कर चुके थे, पार्ट ए का। अब हम सेक्शन 2 पे मूव कर रहे हैं। सेक्शन 2 में केस स्टडी वाले क्वेश्चंस हैं, जो कि इस बार सीबीएसई ने नए इंट्रोड्यूस किए हैं। तो थोड़ा इनको ध्यान से समझना और इनके बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनके अच्छे से प्रैक्टिस भी कर लेना। ठीक है। अच्छा, 17th और 18th दो क्वेश्चन है इसमें। 17 क्वेश्चन में 5 पार्ट है, जिसमें से आपको 4 सॉल्व करने हैं। और ऐसे ही 18 क्वेश्चन है जिसमें 5 पार्ट है, उसमें भी आपको 4 पार्ट सॉल्व करने हैं। ठीक है। तो हम अब 17 क्वेश्चन पे मूव करते हैं। पहले 17 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आगे, आप रीड कर लेना। उसमें एक बिल्डिंग दी हुई है। बिल्डिंग का उसने जो फ्लोर दिया हुआ है उसका डिजाइन बनाया हुआ है। अब फ्लोर डिजाइन कैसा है? एक रेक्टेंगल है और उसके दो सेमी सर्कुलर एंड्स हैं। इंफॉर्मेशन दी हुई है कि जो रेक्टेंगल का की लेंथ है वो x है और ब्रेथ इसकी y है। ठीक है। अब ये जो ब्रेथ है इसकी, इस सेमी सर्कुलर एंड की रेडियस क्या हो जाएगी? ये डायमीटर का काम करेगा y। इसकी इसकी जो रेडियस है मैं वो लिख देता हूं यहां पर, r इज इक्वल टू वाई बाई टू। और एक चीज और ध्यान रखना कि ये दोनों सेमी सर्कुलर एंड्स हैं, ये सिमेट्रिकल है। मतलब कि जो रेडियस इस वाले सेमी सर्कल की है वही रेडियस इस सेमी सर्कुलर एंड की है। ठीक है। अब क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। पहले पार्ट में उसने ये पूछा हुआ है कि आपको x और y के बीच में रिलेशन बताना है। एक इंफॉर्मेशन इसने दी हुई है कि पेरीमीटर उसका 200 है। लिख लेते हैं। जो इंफॉर्मेशन दी हुई है हम वो नोट कर लेते हैं। पेरीमीटर इज इक्वल टू 200। अब पहले पार्ट का आंसर निकालने के लिए जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है हम उसी पे आगे बढ़ते हैं। तो पेरीमीटर, बेसिकली आपको पेरीमीटर पता होना चाहिए कि होता क्या है। ये x है तो ये भी x होगा, ये y है तो ये भी y होगा। पेरीमीटर का सेंस होता है कि जितने भी आपको जो फिगर दिखाई दे रही है उसमें उसका जो आउटर एरिया है, आउटर रीजन है उसका, वो सारा हमें उसका सरकमफ्रेंस है या लेंथ है, वो सारी हमें ऐड करनी होती है। अब इसका जो आउटर फॉर्म दिख रही है यहाँ पर, ये x है, फिर ये सेमी सर्कुलर एंड है, फिर ये x है, फिर ये सेमी सर्कुलर एंड है। इन चारों का हमें जो लेंथ होगी वो ऐड करके 200 की इक्वल रख देनी है। x और y का रिलेशन खुद ब खुद निकल आएगा। देखते हैं। पेरीमीटर इज इक्वल टू दिया हुआ है यहाँ पर 200। अब मैक्सिमम क्वेश्चन को आप ना ओरली सॉल्व करने की कोशिश करना। देखो, पेरीमीटर में अगर हम ऐड करें तो x तो ये बन जाएगा, x ये बन जाएगा, तो 2x ये हो गया। हम बात करें इस वाले सेमी सर्कल का पेरीमीटर और इस वाले सेमी सर्कल का पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का मतलब सर्कल का होता है सरकमफ्रेंस। और ये दो सेमी सर्कल है, मैं इन दोनों को एक ही मान के चलूंगा, एक सर्कल कंप्लीट मान के चलता हूं उनको। और इसकी रेडियस हमें पता है, दी हुई है कितनी, y बाई टू, जो हमने अभी फाइंड आउट की है। दूसरी बात, पेरीमीटर यहाँ पर x प्लस एक्स 2x हो गया, दोनों को ऐड कर दिया मैंने, इसको और इस पूरे एक सर्कल का सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई, और यहां पर आना था r। r की वैल्यू मैं y बाई टू रख लूंगा क्योंकि हमें पता है कि रेडियस उसकी y बाई टू के इक्वल है। एंड दिस इज इक्वल्स टू 200। नाउ कम टू, इसको कैंसिल आउट किया, 2x प्लस पाई इंटू वाई इज इक्वल्स टू 200। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। ऑप्शन चेक कर लेना कौन सा है। ठीक है। तो नाउ कम टू द सेकंड वन। सेकंड पार्ट पे उसने बोला हुआ है कि जो एरिया है उसका रेक्टेंगल का, उसने इसको ए से डिनोट भी किया हुआ है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको इन टर्म्स ऑफ एक्स एक्सप्रेस करना है। तो पहले हम एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। बेसिकली एरिया होता क्या है? रेक्टेंगल का एरिया एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। हमें इसमें लेंथ पता है, x है, एक्चुअली पता तो दोनों ही है, बट उसने कहा है कि ये आंसर पूरा हमें y की टर्म्स में आना चाहिए। तो जो पहला हमने पार्ट सॉल्व किया है, यहां से मैं y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूं। y शुड बी 200 माइनस 2x एंड होल डिवाइडेड बाय 5। ठीक है दोस्तों। अब मैं इस पे ना स्टार बना देता हूं। देखो, हमने इसको स्टार बना दिया इस पे। ये स्टार इसलिए बनाया कि हमें आगे कई जगह यूज करना पड़ेगा। ठीक है। अब इसको स्टार बनाया, मैं आपको भी स्टार बना दूंगा, चिंता मत करो। ये जब सब वीडियो आप देख लोगे ना,
तो आप एक स्टार बन जाओगे थोड़े दिनों बाद, ये सारा मैथ सीख सीख के। ठीक है, ओके, नाउ कम टू y इंटू वाई की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, दिस इज इक्वल टू 200 माइनस का 2x डिवाइडेड बाय पाई। आंसर तो आपका आ गया, एरिया x की टर्म्स में आ गया। अब तो बात सिर्फ हमें ऑप्शन मैच करने की है, देखना इसमें ऑप्शन कोई मैच नहीं कर रहा तो थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशन और कर लेते हैं जिससे कि आंसर मिल जाएगा हमें। इन दोनों के पास न्यूमरेटर में 2 है, हम 2 को बाहर निकाल लेते हैं कॉमन, और पाई को रख देते हैं इधर इसके नीचे, एंड ब्रैकेट में कितना बचा हुआ है, 2 जब हमने कॉमन लिया था तो 100 माइनस एक्स हो गया था। अभी भी शायद ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, तो एक स्टेप और करना है हमें, 2 अपॉन में पाई, जो ये x दिया हुआ है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 100x माइनस एक्स स्क्वायर। अब शायद ये ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, जो भी आंसर है वो टिक कर देना आप। ठीक है, नाउ कम टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में पूछा हुआ इसने द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरिया ए। अब हमें ए की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब जैसे मैक्सिमम वर्ड का यूज करेंगे हम, आपको एओडी चैप्टर एकदम से क्लिक होना चाहिए दिमाग में। एओडी में क्या करते थे हम, किसी भी फंक्शन की या किसी भी फिगर की अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम उसे डिफरेंशिएट कर लेते थे। सबसे पहला काम डिफरेंशिएशन का होता था। अब हमें एरिया को यहां पर क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है इस वाले को। सारे ये इंटरलिंक्ड है पार्ट। अब इसको डिफरेंशिएट करने का सेंस क्या है, यहां पर हम अलग से लिख लेते हैं इसको, एरिया वाले फंक्शन को। एरिया इज इक्वल टू 2 अपॉन में पाई, एरिया इज इक्वल टू 2 अपॉन में पाई, ये कितना था 100 माइनस 100x माइनस एक्स स्क्वायर। देखो इसमें डिफरेंशिएशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इसमें एक ही तो वेरिएबल दिखाई दे रहा है आपको x। अगर 2 वेरिएबल होते या 3 होते फिर दिक्कत आती है हमें। ये तो बहुत आसान है, x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। dA by dx इज इक्वल टू 2 अपॉन में पाई, ये तो कांस्टेंट है, 100x का डिफरेंशिएशन 100 हो जाएगा, x स्क्वायर का 2x। अगला स्टेप आपको याद होना चाहिए, डिफरेंशिएशन करने के बाद हम जो एरिया का फंक्शन निकालते थे dA by dx, उसको 0 के इक्वल पुट कर देते हैं, जिससे कि जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड आउट हो सके। तो इसको अगर मैं 0 के इक्वल पुट कर देता हूं तो यहां से इसको कैलकुलेट करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 50। तो ये बात क्लियर हो गई कि x की वैल्यू जब 50 होगी तो वो एरिया मैक्सिमम होगा। इसमें इसको मैक्सिमाइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एमसीक्यू क्वेश्चन है। अगर ये 6 मार्कर का क्वेश्चन होता तो हम वो दूसरा जो नेक्स्ट स्टेप होता है कि इसको मैक्सिमाइज शो करना सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से, हमें वो भी करना पड़ता। बट इसमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें तो टिक करना है उसका आंसर। ठीक है, और उसने पूछा हुआ है कि जो एरिया मैक्सिमम एरिया कितना है, हमें वो फाइंड करना है। एक्स की वैल्यू तो फाइंड आउट कर चुके हैं, अब एक्स की वैल्यू इस एरिया वाले फंक्शन में पुट कर देते हैं, वहां से मैक्सिमम एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। देख लेते हैं एक्स की वैल्यू डाल के, एरिया इज इक्वल टू 2 अपॉन में पाई 100 इंटू एक्स की वैल्यू मैंने इसमें 50 डाल दी, माइनस 50 का स्क्वायर, तो 2 अपॉन में पाई 100 इंटू 50, दिस इज 5000 माइनस 2500, तो ये माइनस करेंगे 2500, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अल्टीमेटली दिस विल कम 5000 अपॉन में पाई मीटर स्क्वायर। तो ये मैक्सिमम एरिया आ जाएगा, राइट। तो जो भी ऑप्शन है आप उसको टिक कर देना। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज फोर्थ पार्ट में जो एमएनसी के सीईओ साहब हैं, अब वो चाहते हैं कि जो पूरी जो फ्लोर था बिल्डिंग का, उस पूरे एरिया को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। अभी तो सिर्फ हमने रेक्टेंगल देखा होगा आपने, यहां से हमने सिर्फ इस वाले पार्ट का रेक्टेंगल का एरिया ही हमने मैक्सिमाइज किया था। अब सीईओ साहब चाहते हैं कि पूरा जो फ्लोर है उसका एरिया मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, और उसे मैक्सिमाइज करने के लिए वो चाहते हैं कि बताओ एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने इसका रेक्टेंगल का एरिया तो हमने फाइंड आउट कर लिया था, पहले इसका एरिया निकाल लेते हैं सेमी सर्कुलर का। अब 2 सेमी सर्कल मैंने फिर से जो पेरीमीटर में किया था वही एरिया में करने वाला हूं। 2 सेमी सर्कल का हमने पेरीमीटर फाइंड आउट एक सर्कल का निकाल लिया था, इस तरह से अब हम पूरे सर्कल का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। देखो
मैं एरिया निकाल लेता हूं, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई इंटू आर स्क्वायर। अच्छा आर हमें पता है y बाई टू, y बाई टू का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू पाई बाई फोर इंटू वाई स्क्वायर। अब ये चीज फिर से ध्यान करो, जिसको हमने स्टार नहीं बनाया था, जिसको रातों रात स्टार बना दिया था y को, उसके पास जाते हैं भाई, उसकी वैल्यू क्या थी चेक कर लेना पीछे वीडियो बैकवर्ड करके। y की वैल्यू थी 200 माइनस एक्स अपॉन में 2x, सॉरी अपॉन में पाई। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, स्क्वायर लगा के पाई का स्क्वायर यहाँ पे बाहर निकाल देते हैं इसको, एक पाई से वो पाई कैंसिल हो जाएगा, तो दिस विल बिकम 1 अपॉन में 4 पाई और 200 माइनस 2x का स्क्वायर। ये तो एरिया आ गया सर्कल का। अच्छा अब हम जो पूरा फ्लोर का एरिया है ना रेक्टेंगल का, और जो दो सेमी सर्कुलर एंड है, मैं इसको z से शो कर रहा हूं। नाउ आई विल राइट z इज इक्वल टू, जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाला था दैट वाज 2 अपॉन में पाई 100 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ दिस सर्कल 1 अपॉन 4 पाई 200 माइनस 2x होल स्क्वायर। अच्छा अब देखो फिर से हमें मैक्सिमाइज करने के लिए वही एओडी की कहानी याद आनी चाहिए, जो फंक्शन है एरिया का, यानी कि z जो बनाया हमने इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। अब इसमें डिफरेंशिएट करने के लिए भी कोई टेंशन नहीं है, देखो क्योंकि टेंशन इसलिए नहीं है क्योंकि एक ही तो वेरिएबल है, एक वेरिएबल को डिफरेंशिएट करना कोई बड़ी बात नहीं है। सिंपली फाइंड आउट करो dz बाई dx, dz बाई dx विच इज इक्वल टू 2 पाई, ये हो जाएगा 100, सॉरी ये 100x था, 100x, हाँ इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 100 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 1 अपॉन में 4 पाई, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। अब इसमें x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो 2 तो बाहर आ जाएगा, 200 माइनस 2x पावर 1 बच जाएगी, और चेन रूल से 200 माइनस 2x का भी कर देंगे, 200 का 0 हो जाएगा और 2x का -2 लिख देंगे। देखो अब 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, और नीचे 4 रखा हुआ है, तो मैं इस स्टेप में दोनों को कैंसिल कर रहा हूं, इन दोनों टर्म से, इस वाली टर्म से और इस वाली टर्म से मैं जो 1 अपॉन में पाई है उसको बाहर निकाल लेता हूं। 1 अपॉन में पाई कॉमन आ गया, 2 को अंदर इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 200 माइनस 4x, अच्छा ये वाला माइनस साइन मैं यहां पर लेके आ रहा हूं, माइनस 1 अपॉन में पाई बाहर आ गया था, माइनस 200 प्लस 2x, ये विनाश हो गया 200 से 200 का, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है। बाकी बातें बची हुई हैं ये वाली, -4x और प्लस का 2x, दिस इज -2x। अब याद करो वही दिन जब हम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसको 0 पुट करते थे, तो मैंने यहां से 0 पुट कर दिया। 0 पुट करने के बाद जो x की वैल्यू आ रही है वो है 0। अब सीओ साहब को बता देना कि अगर आपको इस फ्लोर का एरिया मैक्सिमम करना है तो इस x की वैल्यू आपको 0 करनी पड़ेगी। ऑप्शन चूज करके टिक कर देना और मार्क्स छीन लेना। नेक्स्ट पार्ट अब हम इसमें करते हैं फिफ्थ पार्ट। तो जो सीओ साहब हैं वो ये पूछ रहे हैं कि इस बिल्डिंग में कितना एक्स्ट्रा एरिया जनरेट हुआ है। तो पहले तो हमने अभी जो प्रीवियस पार्ट में x इक्वल टू 0 पे उसका x इक्वल टू 0 निकाली थी वैल्यू, जिसपे एरिया उसका मैक्सिमम होना था। पहले तो पूरे फ्लोर का वो मैक्सिमम एरिया कितना है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो लास्ट अभी इसी प्रीवियस पार्ट में हमने z की वैल्यू निकाली थी, जो टोटल एरिया था दैट वाज 2 अपॉन में पाई 100 x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 4 पाई 200 माइनस 2x होल स्क्वायर, और x इक्वल टू 0 पे हमने वो मैक्सिमम एरिया फाइंड आउट किया था। तो देख लेते हैं x इक्वल टू 0 डाल के इसमें वो एरिया मैक्सिमम है कितना। देखो 2 अपॉन में पाई, ये तो 0 हो जाएगा x इंटू, क्योंकि x की वैल्यू 0 है, ये भी 0 हो जाएगा, तो कंप्लीटली ये वाला पार्ट तो 0 चला गया, प्लस 1 अपॉन में 4 पाई x इंटू 2, दैट मीन्स कि ये वाला 0 बचा 200, 200 का स्क्वायर कर देते हैं, दैट विल बी 4000
40,000 हो जाएगा। इसको कैंसिल किया यहाँ से तो 10,000। तो जो मैक्सिमम एरिया बिल्डिंग का आ रहा है वो 10,000 अपॉन में पाई आ रहा है। ठीक है, इतने मीटर स्क्वायर। अब जो हमने रेक्टेंगल का एरिया निकाला था वो था 5,000 अपॉन में पाई। दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं पहले। डिफरेंस बिटवीन द एरिया, डिफरेंस कितना आया 10,000 अपॉन में पाई माइनस 5,000 अपॉन में पाई, तो ये वापस आ गया 5,000 अपॉन में पाई। तो पहले भी 5,000 अपॉन में पाई था रेक्टेंगल का, और ये जो तो बाद में निकाला ये भी 5,000 अपॉन में पाई मीटर स्क्वायर है। इसका मतलब जो एरिया में चेंज हुआ है, जो एक्स्ट्रा एरिया वो जनरेट करने की बात कर रहा है, एक्चुअली में वो कुछ है ही नहीं, क्योंकि दोनों सेम है। पहले भी 5,000 अपॉन में पाई और अभी भी 5,000 अपॉन में पाई। तो इसका ऑप्शन जो लास्ट वाला है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है, जिसमें लिखा है नो चेंज। तो इस तरह से इसके पांचों पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, जो इसमें भी ये केस स्टडी वाला क्वेश्चन है। उसमें भी 5 आपको पार्ट दिए होंगे और कोई 4 इसमें से सॉल्व करने हैं, और 4 मार्क का ये क्वेश्चन है। देखो स्क्रीन पे आपके डिस्प्ले हो रहा है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें 3 बंदे दिए हुए हैं। पहला विनय, सोनिया और इकबाल, तीनों को कोई काम दिया गया है फॉर्म प्रोसेस करने का, और उनकी प्रोबेबिलिटी भी दी हुई है। तो इसमें जो इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है ना, पहले हम वो नोट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल E1 मैं लेट कर रहा हूं उसको। E1 है विनय प्रोसेस द फॉर्म, और इसकी प्रोबेबिलिटी भी दी हुई है साथ साथ, वो भी नोट कर लेते हैं। PE1 विच इज 50%, मतलब कि 0.5 लिख दे रहा हूं उसको मैं। दूसरा इवेंट E2 मान लेते हैं, सोनिया प्रोसेस द फॉर्म, इसको P2, ये दिया हुआ P2, दिस इज 20/100 एंड 0.2। थर्ड इकबाल प्रोसेस द फॉर्म, ये दिया हुआ है PE3 विच इज 30/100, 0.3। इसमें एक हम अपनी तरफ से मान लेते हैं इवेंट, जिसको दिया हुआ है कि एरर होती है, मतलब जब वो फॉर्म प्रोसेस करते हैं तो उनसे एरर होती है। इस बात में, इस बात की प्रोबेबिलिटी, सॉरी ये इवेंट बना लेते हैं ए, एरर अकर्ड। और एक इंफॉर्मेशन एक और दी हुई है पी, इसमें दिया हुआ है A/E1, यानी कि जब एरर होती है, एरर होती है और कब होती है, जब सोनिया सॉरी विनय फॉर्म प्रोसेस करता है। इस बात की प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0.06। दूसरी इंफॉर्मेशन PA/E2, इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं। एरर होती है जब फॉर्म सोनिया प्रोसेस करती है, इस बात की प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0.04। थर्ड A/E3, ये भी दिया हुआ है आपको 0.03। अब हम इनके जो पार्ट दिए उनके आंसर करते हैं। पहले पार्ट में उसने पूछा हुआ है, ये पहले पार्ट का आंसर आप डायरेक्टली दे सकते हो, जो हमने ऊपर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लिखी है ना, उसी में इसका आंसर है। फर्स्ट पार्ट इसने दिया हुआ है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बताओ कि एरर होती है जब सोनिया के द्वारा फॉर्म प्रोसेस किया जाता है। तो ये लिखा हुआ है सामने साफ साफ, A/E2 इज द आंसर। देख लेना ये कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, 0.04। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया इसमें। सेकंड पार्ट में इसने पूछा हुआ है कि सोनिया फॉर्म प्रोसेस करती है और उससे गलती होती है। तो मैं सेकंड पार्ट में कैसे लिखेंगे हम इसको, सोनिया फॉर्म प्रोसेस करती है, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी PE2 है। सोनिया फॉर्म प्रोसेस करती है और गलती होती है, एरर होती है, यानी कि A/E2। दोनों वैल्यूज हमें गिवन है, PE2 भी दिया हुआ है 0.2 और A/E2 भी दिया हुआ है विच इज A/E2 0.04। तो फाइनली इट विल बिकम 0.008। सेकंड पार्ट का आंसर आ गया, ये भी देख लेना ऑप्शन में। थोड़े आसान से ऑप्शन ये है, सॉरी क्वेश्चन सही वाले। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। उसमें इसने बोला हुआ है कि एरर होती है, टोटल बताना है कि एरर
होने के चांस क्या है इसमें? पी ए फाइंड आउट करना है इसमें हमें। अब एरर इसमें तीनों से होती है। फर्स्ट जो एरर होती है वो विनय, फिर सेकंड सोनिया और थर्ड इकबाल। अच्छा, पहला हम क्या करते हैं कि एरर फॉर्म प्रोसेस विनय के द्वारा होता है और उससे एरर होती है। दूसरा, फॉर्म प्रोसेस सोनिया करती है और उससे एरर होती है। प्लस फॉर्म प्रोसेस करता है इकबाल और उससे एरर होती है। ठीक है, सारी वैल्यूज हमें दी हुई है। यहां से Pe1 की वैल्यू पुट कर देते हैं 0.5 into A by E1 is also given 0.06, Pe2 0.2, A by E2 0.04, Pe3 0.3 into A by E3 0.03। इसको कैलकुलेट कर लोगे तो आंसर आ जाएगा 0.047। ये थर्ड पार्ट का आंसर हो गया। ये थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी भी बोला जाता है। ये फॉर्मूला जो थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी भी है, यानी कि पहले हमने विनय ने फॉर्म प्रोसेस किया, गलती हुई, फिर सोनिया और फिर इकबाल, तीनों की हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर ली है। ऑप्शन चेक कर लेना एक बार कौन से, वो टिक कर देना। नेक्स्ट पार्ट इंपॉर्टेंट है इसका, फोर्थ वाला। इसका जो क्वेश्चन है उसी में लिखा हुआ है, उसी में छिपा हुआ है, ये बता देगा आपको कि ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। During inspection, he select a form at random. If the form is selected at random has an error. ये वाली लाइन आपको ये बता रही है कि ये क्वेश्चन बेस थ्योरम का होने वाला है। और इसने आगे लिखा हुआ है the probability that the form is not processed by Vinay। अच्छा, इसमें मैं प्रोबेबिलिटी निकालूंगा बेस थ्योरम से, बट पहले मैं एक वर्ड इसमें जो दिया हुआ ना नोट, पहले वो हटा दे रहा हूँ, थोड़ा आसान हो जाएगा क्वेश्चन। क्योंकि जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी है वो निकाल लेंगे हम, और नोट वाले की प्रोबेबिलिटी निकालने के जो आंसर आपका आएगा उसको 1 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, देखते हैं। इसमें फाइंड आउट करना है हमें नेक्स्ट पार्ट में Pe1 by A। बेस फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, Pe1 Pa by E1 डिवाइडेड बाय Pe1 Pa by E1। सारी वैल्यू दी हुई है, और जिसका डिनोमिनेटर वाला पार्ट में लिख रहा हूं ना अभी, ये हमने इसके प्रीवियस पार्ट में इसका आंसर निकाला भी है, वो डायरेक्टली पुट कर देंगे। कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगी हमारी E3। बस ये वाला पार्ट जो है इसमें Pe1 0.5 इंटू A by E1 इज 0.06, और इस पार्ट का आंसर जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है हमने प्रीवियस पार्ट में कैलकुलेट किया थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी से, वो 0.047 है। ठीक है, तो आ जाएगा 30/47। अच्छा, हमने अभी क्या बताया था कि ये प्रोबेबिलिटी जो है वो हमने नोट हटा के बनाई थी, एनओटी वाला नोट हटा के हमने यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दी 30/47। अब क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि नोट लगा के जो प्रोबेबिलिटी बन रही है, स्टेटमेंट क्या बन रहा है आपका, द फॉर्म इज नॉट प्रोसेस्ड बाय विनय। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी अगर आपको निकालनी है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इसकी 1 minus 30/47, which is equals to 17/47। ये इसका आंसर हो जाएगा। देख लेना कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में इसने क्या बोला हुआ है, समेशन निकालना है इसमें तीनों की प्रोबेबिलिटी का। क्या कहना चाहता है ये कि समेशन ऑफ, ये दिया हुआ इसने, समेशन ऑफ I is equals to 1 to 3 of P of E1 by A, EI by A। ये लास्ट वाला पार्ट है इसका, फिफ्थ वाला पार्ट। वैसे तो आपको 4 पार्ट ही सॉल्व करने हैं, बट हमारी ड्यूटी तो 5 सोल्व करके बताना है आपको, जिससे कि अगर ये इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसमें कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, नाउ कम टू इसका क्या क्या मीनिंग है इसका, पहले हम वो नोट कर लेते हैं।
यानी कि इसमें i की वैल्यू 1 से लेके 3 तक पुट करनी है आपको। पहले यहाँ पर i की जगह 1 डाल देते हैं, E1 बाई ए। नेक्स्ट अब i की जगह 2 डाल देते हैं, बन जाएगा E2 बाई ए। और इसका मतलब आप समझते हो कि सबको ऐड करना है। थर्ड पार्ट है E3 बाई ए। इसमें ये वाला पार्ट हम कैलकुलेट कर चुके हैं, इस बात की, इसकी वैल्यू अभी प्रीवियस पार्ट में हमने इसको सॉल्व किया है। बाकी दो बच्चे ये फाइंड आउट कर लेते हैं, P E2 बाई ए। तो P E2 इंटू पी ए बाई E2। देखो इसमें भी बेस वाला ही फॉर्मूला लगना है, वो फॉर्मूला ना लिख के मैं उसकी वैल्यू पुट अप कर दे रहा हूँ डायरेक्टली, जो हमने थर्ड पार्ट में कैलकुलेट की थी। पी ए 0.047, ये वाला आंसर था इसका। अच्छा PE2 हम कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ से दिया हुआ है, सॉरी 0.2, और PA बाई E2 भी दिया हुआ है 0.04, होल डिवाइडेड बाय 0.047। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करके ये आ जाएगा फाइनली 8/47। सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट PE3 बाई ए, वो भी एक आसान पार्ट है। सिंपली यहाँ पर PE3 लिखना है, मैं फॉर्मूला लिख नहीं रहा हूँ, उस बारे वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ। PE3 हमें दिया हुआ है PE3 0.3 एंड PA बाई E3, यहाँ पर PA बाई E3 आ जाएगा विच इज 0.03, होल डिवाइड बाई 0.047। ये कैलकुलेट करके बन जाएगी वैल्यू 9/47। अब जो रिक्वायर्ड इसमें था पी ए, ये वाला, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीनों को हम ऐड कर लेते हैं। इसकी वैल्यू हम पहले पार्ट में निकाल चुके हैं, वो कितनी आई थी 30/47। यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, तीनों ऐड करके 30 बाई, यानी कि इसकी वैल्यू सिग्मा ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to 3 P ऑफ E I बाई A 30/47। सेकेंड पार्ट ये हमने अभी यहां से कैलकुलेट किया है 8/47। थर्ड पार्ट 9/47। इसको हम ऐड कर लेते हैं सबको, देखो कितना आ रहा है ऐड करके 39 और 8 17 47/47, आंसर 1। तो उसने जो पूछा हुआ है ये 1, इसमें जो ऑप्शन होगा वो आप टिक मार्क कर देना। इस तरह से आपके केस स्टडी वाले सारे क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, तो ये इस बार डिफरेंट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, तो ये ध्यान से करने हैं। कुछ और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना इस टाइप के, जिससे कि तुम्हें फाइनल एग्जाम में बड़ा आसान सा लगे ये सवाल, मतलब डिफिकल्टी फेस ना हो। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और अगर आपको अच्छे से ये वीडियो अच्छी लगी है और क्वेश्चन समझ में आए हैं, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।